हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आदाब नाजरीन, गुफ्तगू का ये सफ़र जारी है और जिस तरह से हमें आपकी दिली मोहब्बत मिल रही है उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर और नई दिल्ली क्षेत्र से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपकी पर्सनैलिटी के हर वो बात, हर वो छुए अनछुए पहलू अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे। लेखी जी, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, एक नज़र डाल लेते हैं आपके इस सफ़र पर। मीनाक्षी लेखी, सीनियर वकील और नई दिल्ली से भाजपा सांसद, एक ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम जिन्होंने अपनी कारकर्दगी और सियासी बसीरत से लोगों का दिल जीत लिया है। वो अपनी हकगोई और बेबाकी की वजह से जानी जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से बीएससी ऑनर्स करने के बाद इन्होंने कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री हासिल की। ये उनकी बेहतरीन सोच और काबिलियत का ही असर था, जिसकी वजह से उन्होंने वकालत के साथ साथ एक सांसद के तौर पर भी कई अहम कामों को अंजाम दिया। खास तौर पर खवातीन और बच्चों के हुकूक की लड़ाई के लिए वो हमेशा पेश रहीं, चाहे वो परमानेंट कमीशनिंग ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्स हो, या शांति मुकुंद रेप केस, या फिर निर्भया केस के दौरान मीडिया कवरेज पर लगी रोक को हटाने का मामला हो। नई दिल्ली इलाके में उनके किए गए कामों को काफी सराहा गया है और कोविड के मुश्किल वक्त में जिस तरह से उन्होंने लोगों के दुख दर्द को बांटा और उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वो काबिले तारीफ है। स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी रखने वाली मीनाक्षी लेखी को फुर्सत के लम्हों में आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनना बेहद पसंद है। मीनाक्षी लेखी चोटी की वकील होने के साथ साथ एक कामयाब सियासतदान के तौर पर मुल्क भर में जानी जाती हैं। मीनाक्षी जी, आप नई दिल्ली क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं, लंबे समय तक आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हैं और इतनी अहम जिम्मेदारियां आपके पास हैं, तो किस तरह से आप पार्टी और सरकार को चलाती भी हैं, उसमें हाथ भी मजबूत कर रही हैं, ये सब कैसे कर पा रही हैं? अब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो पार्टी है वो एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और जिसमें सबका सहयोग भी रहता है और बहुत सारा ऐसे पारिवारिक रिश्तों की तरीके से भी काम होता है। तो जो अपने से बड़े लोग हैं उनको हम भाई साहब, दीदी ऐसे बात करते हैं, या हमें लोग उस तरीके से बात करते हैं, और यही कारण है कि एक सहूलियत महसूस होती है काम करते हुए। और जहाँ तक सफ़र का जिक्र आप कर रहे थे या जिम्मेवारियों की बात कर रहे थे, तो जिम्मेवारी जो बड़ों को लगता है कि इनसे काम करवाया जाना चाहिए तो वो आ जाता है कि ये काम आप कर दीजिए, तो वो जिम्मेवारी हम पूरी कर देते हैं। अब जहाँ तक सांसद हैं तो क्षेत्रीय जिम्मेवारी लाजमी है आपके लिए, अपने इलाके में रहने वाले हर उस आदमी की हर मुश्किलात, और साथ ही एक बैलेंस की पॉलिसी क्या है सरकारी कामकाज में, कैसे काम होना चाहिए, और इलाके की जनता चाहे वो किसी पार्टी के कैसे भी लोग हों, वो आपको अगर अप्रोच करते तो आपको उनका काम करना है। पार्टी को जब ज़रूरत होती है कहीं परामर्श के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए या भेजकर रिपोर्टिंग के ज़रिए जो भी काम मिलता है वो काम पूरा किया जाता है। लेखी जी, हमारी डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंस डेमोक्रेसी, एक प्लूरलिटी है, और हमारी इस मौजूदा हालात में प्रोफेशनलिज्म को और ह्यूमैनिटी को एक हमने वैल्यू दी है, फिर भी एक शब्द है सेक्युलरिज्म, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बार बार इस तरीके की तोहमत लगाने का काम कुछ राजनीतिक मंशा से और कुछ विदेशी ताकतें लगातार करती रहती हैं और हमारी प्लूरलिटी को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का काम करती हैं। और मुझे याद है कि मैं
टर्की में थी और एशियन पार्लियामेंट थी, और जिस तरीके की बात हमारा एक पड़ोसी देश और टर्की के कुछ लोग करना चाह रहे थे माहौल बिगाड़ने का, तो मैंने उनको यही बात कही और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो आज मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ जी। तो हमारी प्लुरैलिटी है कि इस देश के अंदर दुनिया भर का कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसके लोग यहाँ नहीं रहते, किसी भी फ़िरके, किसी भी मज़हब के। और ये बात उन लोगों से आती है जो खुद एक दूसरे को आँख नहीं भाते, एक आँख दूसरे को नहीं भाते। और यही कारण है कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की बात हो, तो पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताइए, जो लोग वहाँ रहे हिंदुओं की कोई इज्जत नहीं करते, उनको ज़िंदा रहने तक का अधिकार नहीं है, उनकी बच्चियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, अपनी उम्र दराज आदमी उनको उठा के ले जाते हैं और निकाह शादी कर लेते हैं ज़बरन, धर्मांतरण और इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। तो अब ये लोग मुझे सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बात। और मुझे हमू की एक बात याद आती है जो कि बाकायदा लिखी हुई किताब में बात है। उन्होंने एक बार कहा कि देखिए, जिस तरीके से यहूदी हैं वो 72 फ़िरकों में बटेंगे जी, और ईसाई जो हैं वो 73 फ़िरकों में बटेंगे, और जो मज़हब मेरा अपना है वो 76-78 फ़िरकों में बटेगा। और वो 76-78 फ़िरकों को अगर आप देख लीजिए तो कभी देखेंगे तो शिया सुन्नी के साथ नहीं रह सकता, सुन्नी अहमदिया के साथ नहीं रह सकता, वो कर्डिश के साथ नहीं रह सकता, वो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसके वो एक दूसरे के साथ ही नहीं रह सकते। और कोई भी आप इस्लामिक देश उठा के देख लीजिए और मुझे उदाहरण दे दीजिए, ऐसा उदाहरण जो भारत के अंदर है। और जितने 78 के 78 फ़िरके हैं वो सब फ़िरके के, सब मज़हब के लोग इस देश में रहते हैं। और ये कहने को सो कॉल्ड हिंदू मेजॉरिटी देश है। तो मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि सेक्युलरिज्म जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते खुद, वो मुझे कायदे से बात करना ही बंद कर दें, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म सिर्फ जानते या समझते नहीं हैं बल्कि सदियों से इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को उसके काम से पहचानते हैं, बाकी चीज़ें छोटी हैं उसके आगे। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे। आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, चीज़ों को लेके कुछ चीज़ों पर मतभेद होगा, लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद हमारा बिल्कुल नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोविड के ज़माने में ये हमें दिखाया कि किसी ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, जो कुछ किसी के लिए भी कर सकता था वो करके दिया है। और उसमें सरकारी तंत्र कितनी जगह फेल हुआ, मतलब दिल्ली का तो उदाहरण मेरे ही सामने है। और मुझे याद है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि दूसरी पार्टी से हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सबसे पहला फ़ोन जब लॉकडाउन हुआ उनका मैसेज आया मेरे को कि मेरे क्षेत्र के लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, 250 परिवार हैं और जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि वो सब मजदूर लोग हैं। 1 घंटे के भीतर जी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सबसे पहले राशन की शुरुआत हमने वहाँ से की है। क्या बात। तो मैं वही कह रही हूँ, मतभेद की ओपिनियन ये है और हम सब ने यही रहना है। किसी को काला रंग पसंद है, किसी को नीला पसंद है, वो सब चलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर वैल्यू सिस्टम्स हैं उन कोर वैल्यू सिस्टम पे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए हम सबका दिल धड़कता है और उसी के लिए हम सब काम करते हैं। कह सकते हैं कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और ये गंगा जमुनी तहजीब का जो चमन है हमारा, उससे आप बेहद इत्तेफाक रखती हैं। मैं उतनी सब बातों पे भी नहीं जाना चाहती। मैं कहती हूँ कि हम सबको ये पता है कि कहाँ कोर वैल्यूज़ क्या हैं और बाकी घर के अंदर की वैल्यूज़ क्या हैं। घर में आपको कुछ चीज़ों के अधिकार हैं और सड़क पर आपको कुछ चीज़ों के अधिकार हैं, और सड़क पर जो अधिकार हैं वो सबके समान हैं। जी अच्छा मैम, यहीं से हम चलते हैं और मैं कहूँगा कि कानून से जब चीज़ें चलती हैं या उसके लिए सोची जाती हैं तो एक परमानेंट चेंज लाती हैं। जैसे आपका क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ 2013, फिर आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल
सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और इस तरह के अहम मसलों में ड्राफ्टिंग कमेटी की आप मेंबर रही हैं, तो इसे हम कैसे समझें? आपका क्या कंट्रीब्यूशन उसमें रहा? मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब वकालत शुरू की 1990 में, तो मैंने फौजदारी की वकालत शुरू की थी। और साथ ही मैं जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है टैक्सेशन का और टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज, कस्टम्स और उस तरीके का काम मैंने किया है। लेकिन वो मुझे लगता है कि कोई भी महिला जिसके अंग्रेज़ी में कहूँ तो हेड ऑन द शोल्डर्स वाली बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ विषयों से इंटरनली प्रभावित रहती है। और फेमिनिज्म उसमें से एक है कि महिला हो तो महिला अधिकार को तो अपने अंदर से निकाल के फेंक नहीं सकते, वो तो परमानेंटली रहेगा। आप कुछ भी काम करो जी, तो वो भाव तो हमेशा रहेगा कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी है, अन्याय है, कुछ कमी है, कुछ गैप्स हैं, उनको ठीक करना है। आप काम कुछ भी करते रहो, आप एंकर हो सकते हैं, मैं वकील हो सकती हूँ, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कुछ भी, पर जो अंदर की भावना है वो तो रहती है। तो वो उसी सिलसिले में वकील होने के नाते आप कानून ज़्यादा समझते हैं और आपको गैप्स भी ज़्यादा दिखाई देते हैं कि ये कमी है। सिस्टम ठीक करना है तो कानून से ही चलेगा, और लोकतंत्र तो चलता ही कानून से है, सियासत भी कानून से चलती है, तो कानून को सुधारना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो जो चीज़ों पे कानून नहीं था वहाँ कानून बनने चाहिए। और महिला होने के कारण ये भी रहता है कि आप औरत है तो बहुत सारी औरतें आके आपको शिकायतें भी करती हैं, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे पहलू शेयर भी करती हैं, आपके खुद के भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन सब को सामने रखते हुए जो एक सोचने का तरीका है, नज़रिया है, वो थोड़ा वाइडन होता है और आप उसको बेहतरीन तरीके से देखकर समझ सकते हैं और उन चीज़ों पे काम करते हैं। तो ये सब में कहीं ना कहीं वो सारी आपको झलक दिखाई देगी कि इस सब के पीछे ये सब चीज़ें रही हैं। जी, अच्छा मैम, आपने हिंदू कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस सेंटर से आपने एलएलबी किया। जी, फिर आप सीनियर एडवोकेट बन गई सुप्रीम कोर्ट में। जी, मैं वकील बन गई। जी, ठीक है। लेकिन राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो राजनीति में आना है तो तय ही नहीं था। अच्छा, बिल्कुल तय नहीं था? बिल्कुल तय नहीं था, और बल्कि उल्टा था कि राजनीति में नहीं आना है, ऐसा था। जी, मैं कॉलेज के समय पर भी एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी, मतलब डिबेटिंग, क्विजिंग, वो सब करती थी, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, और बल्कि उसको गलत माना जाता था। जी, मैं जब कॉलेज में थी, मेरे फैमिली में मतलब ऐसा संभव ही नहीं था। तो अगर मैं वो सब करती तो मुझे कह देते कि घर बैठ जाओ। तो ये बात की बात है, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, और मैं वकील थी ही, और मैं अक्सर अपनी चीज़ें पार्टी के लोगों को या अन्य राजनीतिक लोगों को समझाती थी और कहती थी कि आप ये बदलाव करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे करेंगे तो आप ये करेंगे। और जो चीज़ें आपने बताई कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी, लॉ, इसके अलावा भी डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। हैं जिस पर हम बाद में आते हैं आपके पास। एविडेंस एक्ट, ये वो सब बताती थी। और बाद में मुझे ऐसा लगा इनको किसी को समझ ही नहीं आ रहा मैं कह रही हूँ। तो सामाजिक बदलाव सब लाना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव कैसे आएगा? बिना कानून के, बिना चीज़ों के बदलाव के तो नहीं आ सकता। तो फिर कहीं ना कहीं मन में आने लगा कि खुद ही ज्वाइन करो। अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो वो बदलाव आपके कहने मात्र से नहीं आएगा, वो पोजीशन के ज़रिए ही आ सकता है, और जब तक पोजीशन आपके पास नहीं है तो आप बदलाव भी नहीं ला सकते। तो जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतना ज़्यादा आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति रहता है। तो वो व्यक्ति की जो डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी से कई हज़ारों लाखों लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी, बिल्कुल। कि आपने एक व्यक्ति को बदला, आपने सत्ता के गलियारों को बदला,
तो इतना सारा बदलाव आ गया। जी। तो इसी वजह से फिर लगा कि बदलाव का हिस्सा बनना होगा। और वो विचार आने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी थे और स्मृति जी जो है महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी। जी। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, बोला कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। और तो मैं फिर महिला मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जी। मैंने ज्वाइन किया और वही राजनीतिक सफ़र वहाँ से शुरू हो गया। तो वकील साहब बड़े इत्मीनान से अपने कानून के नॉलेज लिए और राजनीतिक स्ट्रीम में चले गए। जी, मतलब मैं कहूँगी वकालत एक ज़रिया था, क्योंकि असलियत में तो समाज सेवा या समाज का बदलाव देखना था। और जब एहसास हुआ कि समाज का जो आप सेवा करना चाहते हैं या बदलाव लाना चाहते हैं, वो आप सिर्फ कह के नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी को अपनी बात समझाते हैं, वो शायद उनको उतना जज्बा नहीं है या समझ नहीं है या जो भी है, वो बात पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ती जब तक कि आप खुद उस काम को अपने हाथ में लेके दिल से नहीं करते। तो वो दिल से किया और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे वो मौका मिला कि मैं बचपन से जो चीज़ें करना चाह रही थी या बदलाव देखना चाहती थी, मैं उसका हिस्सा बनी। ये भी किस्मत होती है। यहीं से आपको कॉलेज के दिनों की तरफ ले चलते हैं, जो आप कुछ ऐसी बात, कोई ऐसे अनछुए पहलू जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें। तो मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो बात मैं शेयर करना चाहती हूँ वो बताना ज़रूरी है। जी। मैंने शायद वो बात पार्लियामेंट में कही भी हो और हो सकता है लोगों को उस तरीके से समझ ना आई हो। तो ये बात है 85 की। हम सब तो कॉलेज में पल बढ़ रहे थे। 84 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया जब सिख दंगे हुए। जी। तो मेरा पहला पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 84 का था। उससे पहले राजनीति क्या है नहीं है कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता था, सिवाय 2 अक्टूबर से पहले हाउ रेलेवेंट इस गांधी पर जाकर बहस करनी है, गीता पर डिबेट करनी है, माय ड्रीम इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पे बात करनी है। वो उस तरीके की डिबेटिंग डेक्लेमेशन होती थी, उस तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाता था। पहला पॉलिटिकल सियासी जो चीज़ है, जो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, वो 84 का दंगा था। और मुझे याद है कि हमारे प्रोफेसर खेड़ा थे, मेरे को डायरेक्टली नहीं पढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज में प्रोफेसर थे, सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, मगर उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी थी, गांधीयन थे। तो जब ये हुआ तो उन्होंने, अब पैसे वैसे कहाँ होते थे, ना हमारे पास होते थे, ना हमारे माँ बाप के पास होते थे, ना जनरली दुनिया में होता था, उतना रिसोर्स नहीं था उस टाइम। तो वो सब बच्चों को उन्होंने कहा, कॉलेज के हम एनएसएस में थे, कि आप अखबार लेके आइए घर से, यूज़ न्यूज़पेपर। जी। तो सब बच्चे, तो क्योंकि प्रोफेसर खेड़ा ने कहा, तो 25-50% बच्चे अखबार लेके आते थे। और एनएसएस का एक कमरा खुला हुआ था, खाली कमरा था, उसमें लाकर हम अखबार फेंकना है उसको उधर। जी। फिर उस रद्दी को बेचा जाता था। आहा। जी। और मतलब आधा कमरा, एक कमरा हो गया तो रद्दी बेचनी है। रद्दी को बेचकर थोड़ा पैसा इंतज़ाम हुआ, 2-4-5 हज़ार रुपया, जो भी 600-700 रुपये की बाइसिकल मिलती थी, 400 रुपये की सिलाई मशीन मिलती थी। करेक्ट। तो वो साइकिल खरीद कर उन सिख परिवारों को, जहाँ पे लोगों ने अपना रोज़गार ख़त्म हो गया या कुछ, या बाकी परेशानी रही, कि वो अपना कुछ काम धंधा शुरू कर पाएँ, आ जा पाएँ, तो उन पुरुषों को साइकिल और महिलाओं को सिलाई की मशीन, ये रद्दी बेचकर हम लोग अरेंज करके देते थे। एक बच्चे और प्रोफेसर खेड़ा हमारा नेतृत्व करते थे। तो दुख क्या चीज़ है, राइट्स का क्या असर परिवारों पे होता है, पॉलिटिक्स कैसे लोगों का जहन बदलती है, वो पहला एक्सपोजर मुझे वहाँ मिला। उसके बाद 85 के अंदर शाहबानो हुआ। हाँ, शाहबानो केस था। जी। और उस ज़माने में जो अभी केरल के हमारे गवर्नर हैं, वो MOS मेरा ख्याल होम अफेयर्स होते थे। जी।
और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से, कांग्रेस से। तो जब इनका इस्तीफा हुआ तो हम कॉलेज में थे, तो ये हमारे हीरो हो गए कि भाई ये तो व्यक्ति है कि इन्होंने महिला अधिकार के लिए इतना बड़ा काम किया जी। तो जिंदगी भर ऐसा रहा कि ये जो महिलाओं के अधिकार हैं किसी जाति धर्म से रिलेट नहीं किया जा सकता। और इस बात को लेके मुझे याद है, एक वकील होते थे, सीनियर एडवोकेट मिस्टर लतीफ़ी, वो मेरे फादर इन लॉ के दोस्त थे जी। और वो घर आते थे उस समय पर 98, 99, मतलब 85 से 87, फिर 90s पहुंच गए हम जी। तो उस ज़माने में वो सब चीज़ें चलने लग गई। 125 मेंटेनेंस का क्या प्रावधान होगा, क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार होंगे या नहीं होंगे, इनने का 125 भी नहीं लगता, ऐसा कानून ले आए। और तो मैं उन सब चीज़ों का, उस सारी बहस का हिस्सा थी, उस सारे सामाजिक बहस का मैं हिस्सा रही। फिर मेरी शादी हो गई थी 92 में जी। लतीफ़ी साहब का घर आना जाना था, पापा के साथ बैठना उठना था। और एक और हमारे जर्नलिस्ट थे बॉम्बे से, वो भी पिताजी के दोस्त होते थे। तो जब ये सब चीज़ें सामने आई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि नहीं, 125 का अधिकार किसी धर्म का नहीं, सब महिलाओं का अधिकार होगा, मेंटेनेंस का अधिकार होगा। और फाइनली जब 3 तलाक ख़त्म हुआ जी। आप सोचिए कि मेरी कितनी लंबी यात्रा उसके साथ जुड़ी हुई थी और मैंने उस सब में क्या क्या, उस पूरे समय पर क्या क्या मेरी सोच रही होगी। एक मतलब जिंदगी जी और जिंदगी का पूरा असर जो है वो 3 तलाक की बहस में दिखाई दिया। करेक्ट। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं इस सब चीज़ों का जो है हिस्सा बन पाई और वो तब्दीली भी जो बचपन का विचार आप लेके चलते हैं, वो तब्दीली आंखों के आगे मैंने देखी है। जी। तो सोशल इंजीनियरिंग से आप चले प्रोफेसर खेड़ा के मार्गदर्शन में, वहाँ से आप वुमेन इश्यूज़ पर आए, फिर बातचीत होती रही, शाहबानो जी साथ साथ केस को आप देखती रहीं और ये कहीं ना कहीं इसने आपको लॉ की तरफ इंटेंसिवली आपको प्रमोट किया और आपको एक तरह से वहाँ फोकस करवा दिया जी। और अच्छा, यहीं से एक बात और आती है कि आपने जो कमीशनिंग ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कि एक केस लड़ा था और उसमें कोई फीस भी नहीं ली थी और वो जीता भी। वो केस क्या था? वो भी कहानी कुछ ऐसी है कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया, अच्छा जजमेंट लिखा गया था जस्टिस कॉल द्वारा, लेकिन सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। और उन सब ऑफिसर्स को जो नौकरी में थी उनको निकाल दिया। एक बार आप नौकरी से निकल गए, 1-2 साल हो गया, तो रीइंस्टेटमेंट तो बहुत बड़ी अलग किस्म की चीज़ होती है। ये सब बेचारे, मतलब तनख्वाह नहीं है जेब में, परेशान लोग हैं और सब काबिल महिलाएं, मतलब कोई निकम्मापन या नालायकी नहीं, बल्कि और ये बात मैं आज तक कहती हूँ कि जब कैरेक्टर की बात आती है या कैरेक्टर की क्वालिटीज़ की बात आती है, वो कैरेक्टर की क्वालिटीज़ किसी जेंडर से रिलेटेड है ही नहीं। जी। हंस के कहती हूँ कि मैंने बहुत ही निहायत डरपोक किस्म के आदमी देखे हैं और बहुत ही जाबाज औरतें देखी हैं। मैंने बहुत ही ईमानदार आदमी देखे हैं और बहुत ही भ्रष्ट महिलाएं देखी हैं। जी। तो ये कहना कि विमेन कम करप्ट होती हैं, आदमी ज़्यादा करप्ट होते हैं, औरतों की दिलदारी कम होती है, आदमियों की ज़्यादा होती है, सब बकवास है। जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी, उस व्यक्ति, उस इंसान के ऊपर है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ है और क्वालिटीज़ जो हैं वो औरतों और आदमियों में बराबर की होती हैं। जी। उसमें औरत आदमी का कुछ लेना देना नहीं है। तो देश पर मरने मिटने का जज्बा सिर्फ आदमियों के पास है, मैं ये बात नहीं मानती। जब औरतें वो खाकी या मिलिट्री ऑलिव ग्रीन पहनती हैं,
उनका भी जज्बा वही है जो बाकियों का है, और वो उस जज्बे के साथ उस ज़मीन पर उतरी हैं। तो जब मैं इन लोगों के दर्द देखती थी, सुनती थी, तो मुझे तकलीफ हुई। और ये बहुत घबराते घबराते बच्चे मेरे पास, मैं बच्चे ही कहूँगी, मेरे से तो सब लोग छोटे हैं जी। तो ये लोग मेरे पास आए ढूंढते ढांढते जी। मैंने इनको एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने कुछ फीस की बात की, तो मैं कहा छोड़ो यार, मतलब ठीक है, ईश्वर की कृपा है, मेरा घर तो मेरा पति चला रहे हैं, पैसे तो वही देते हैं, मेरे भी तो नहीं आएगा। 10 साल के बाद इन वुमेन को 10 साल, अगर मैं गलत 14 नहीं, साल 14 साल 14 साल जी, 14 साल से पहले अच्छा। उनको रिटायर, क्योंकि 14 साल के बाद जो कमीशन होते हैं उनको कमांड मिलती है। तो जो सारी कहानी थी वो कमांड स्ट्रक्चर की थी कि वो काम नहीं कर सकती, सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, फलाना होगा, ये सब बकवास है। क्योंकि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट इतनी डिसिप्लिन फोर्स में होगा तो कम उम्र में होगा ना जी। जब आप 14 साल में सीनियर हो गए तब क्या होगा जी। तो ये सब कहानी थी, सब झूठ था। ये सब कमांड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो उस मेंटालिटी को लेकर ये काम था। और जो राजनीतिक मंशा होती है चीज़ें सुधारने की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी उस टाइम की सरकार में जी। तो अभी का जो निर्णय आया उसमें 2-3 प्रमुख भूमिकाएं हैं और मैं उन लोगों को सबको ज़रूर अकाउंट में लेना चाहती हूँ। पहली भूमिका तो है उन औरतों की जो जज्बे के साथ 10 साल तक सब कुछ सहते हुए काम करती रही। जी। दूसरा है जो मैं वकील हूँ तो मेरे सवालों के जवाब, कागज़ों का काम, सारा डाटा इकट्ठा करना, वो तो मैं काम भी फिर बड़ा मुश्किल करवाती हूँ सबसे। तो वो सब लोग जिन्होंने वो उसमें काम किया और मेरे हर सवाल के लिए डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हम रिकॉर्ड पे लेके आए। जज जिन्होंने ये फैसला लिखा जी। और आज की मिलिट्री अथॉरिटी, मतलब मिस्टर नारवने जो चीफ ऑफ आर्मी जी, है जी। उनका भी बहुत पॉजिटिव रुख रहा कि जजमेंट आने के बाद कुछ लोग उसमें भी पेच लगा रहे थे जी। तो जनरल साहब ने उसको बहुत सख्ती के साथ तुरंत लागू कर दिया। मतलब 2-3 महीने लगे, मगर उसको लागू करने में पॉलिसी क्या हो, कंसल्टेशन क्या हो, पैरामीटर्स क्या हो। परमानेंट कमीशन तो सबके सब बैठते हैं तो सारे आदमियों को भी नहीं मिलता, सारी औरतों को भी नहीं मिलता। उसके पैरामीटर्स तय करना, उसमें इक्वलिटी लाना और सबकी ट्रेनिंग बराबर करना, बहुत सारी चीज़ें जिसमें जनरल नारवने का रोल रहा। और सबसे बड़ा रोल प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह जी का भी रहा और हमारे गृह मंत्री जी का भी रहा। इन तीनों की जो पॉलिटिकल विल जो है वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमको दिखाई दी जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा कर दी कि परमानेंट कमीशन महिलाओं को ये सरकार दे रही है। और उसी चीज़ को लेकर हम कोर्ट में हम बोले कि देखिए ये यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है आपको जो घुमा रही है वो गलत है, क्योंकि राजनीतिक मंशा क्या है तो वो प्रधानमंत्री जी के मुंह से आ चुका है। जब फाइनल बहस हुई उससे 2 साल पहले वो प्राचीर से कह चुके हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो आज जिनकी भर्ती होगी हम आज से लागू करेंगे, जो इतने साल काम कर गए उन पे लागू नहीं होगा, जबकि लागू होना चाहिए। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग है तो उसका क्या कर रहे हैं आप? तो आप राजनीतिक मंशा को कैसे उल्टा करना है वो काम कर रहे हैं। तो उसी को आधार बनाकर बाकी सारी बहस और तमाम चीज हुई और ये जजमेंट सामने तो यही कहीं बात आती है कि निर्मल हृदय से कठोर निर्णय लेने की जो क्षमता रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी भी है और आगे रहे। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो गंगा जमनी तहजीब वाला जो मुल्क है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ज़रूर बने। खैर, बहरहाल हम आपके लौटते हैं और कार्यक्षेत्र पर, जिसमें चाहे वो आप हमेशा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। अब वो चाहे मुकुंद शांति रेप केस हो या निर्भया केस वाली बात हो, तो वो सब इतना जो कि ऐसी सोसाइटी है, अभी आपने बताया कि जब वुमेन को इंडक्ट करने में, कमीशन देने में इतना टाइम लग गया, तो इन इश्यूज़ को आपने कैसे सेटल किया? क्या हुआ कि मैं उस ज़माने से हूँ जिस ज़माने में रेप शब्द नहीं आप बोल सकते थे। जी हाँ। और जब औरतों का रेप होता था
तो नज़रिया उल्टा होता था कि यही कुछ कमी रही होगी। मैं उस ज़माने की, जब मैं ग्रो अप बचपन से लेकर कॉलेज वगैरह में थी, मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं तब भी अखबार पढ़ती थी और सोसाइटी देखती थी। तो मेरे को हमेशा ये महसूस हुआ कि हमारे समाज में बड़ी अजीब किस्म की दकियानुसी है कि हम विक्टिम को ही फर्दर विक्टिमाइज कर रहे हैं। और उसका कारण रहता था कि अखबार में औरतों के नाम छाप देना, उनके चरित्र को लेके कुछ कर देना। और मुझे आज भी याद है कि पहला जो मथुरा एक केस है जिसमें लड़की के कैरेक्टर को लेकर बात हुई, और एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन होता था कि महिला का कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट हो सकता है। तो फिर कोर्ट की एक जजमेंट भी बाद में आई कि भाई अगर रेप है तो रेप तो तवाइफ का भी हो सकता है जी। और रेप में कैरेक्टर को लेके आना गलत है, और वो हमारे कोर्ट का फैसला भी था, लेकिन एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन था जी। तो उसको फिर हमने, जब अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो हम 4-5 महिलाएं वकील, हम जाके, मैं सबसे यंग रही होंगी उस ज़माने में, मेरे से सब बुजुर्ग लोग थे, हम लोग गए और हमने वो तब्दील करवाया कि ये एविडेंस एक्ट का ये प्रोविजन आप हटाइए। अच्छा। और इस बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो एवोल्यूशन है कि मैं उस ज़माने से आई। तो जब तक 90s में 2000 में हम लोग पहुँचे, जब ये शांति मुकुंद का मामला सामने आया, तो मीडिया कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा हुई। और उस दिन, ठीक उस दिन, मतलब मान लीजिए 6-8 घंटे के अंतराल पर एक ये केस था जहाँ पे एक नर्स, जो कि अस्पताल में यंग बच्ची काम कर रही थी, 19-20 साल की लड़की, ICU मतलब एक वेंटिलेटर पे पेशेंट जिसको देख रही थी, और अस्पताल के अंदर इसका रेप हो जाता है और इसकी आंख निकाल दी जाती है। और उसी दिन का एक केस था कि एक डॉक्टर जो कि स्टूडेंट थी मौलाना आजाद में, वो खूनी दरवाज़ा वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ से बस पकड़ रही थी, वहाँ पे उसका रेप हुआ। दोनों मेडिकल स्टूडेंट, जो कि मेडिकल से रिलेटेड, जो कि लोगों की मदद के लिए जिनका जीवन जाना है, ऐसी महिलाओं की प्रताड़ना। और समाज का रवैया ये हो कि इन लड़कियों की गलती रही होगी। तो जब इसकी मीडिया कवरेज हुई और पॉजिटिव मीडिया कवरेज हुई, तो समाज का नज़रिया बदला, और वो नज़रिया बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से मैंने देखा कि उस लड़की के नाम को नहीं सामने आया गया, मॉर्फ किया गया, उसको घर परिवार में जो मदद की ज़रूरत थी वो मदद पहुंचाई गई। लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर लड़ाई के नतीजे अच्छे आए, और नज़रिया ज़िंदगी में समाज का बदलते हुए देखा। फिर निर्भया केस की जब बात आई, तो सरकार ने, उस समय की सरकार ने कहा कि मीडिया को बाहर करो और मीडिया कवरेज नहीं होगी। तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में मैं निकल रही थी कोर्ट से वापस, तो सारे मीडिया वाले आए मेरे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टी पॉलिटिक्स ये वो चलता रहता था कि मैम ये तो कुछ करवाइए, ये तो अंदर ही अंदर क्या केस खराब कर देंगे तो नहीं मालूम, तो खबर मिलती रहनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए। और ओपन कोर्ट हियरिंग का क्या मतलब है, इन कैमरा कैसे ट्रायल हो सकती है। तो उसको लेकर जब ये मीडिया वालों की दरख्वास्त थी, तो मैं उनकी तरफ से पेश हुई और ये रिट डाली गई कि भाई ये मामले की कवरेज का हमको अधिकार दिया जाए, क्योंकि समाज के मानसिक परिवर्तन के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और समाज को इकट्ठे होकर इन सब मामलों में जो है भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम एक हों, और ऐसी तमाम घटनाओं की हम निंदा करते हैं, और पूरा समाज इकट्ठा खड़ा है। उसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ रेप नहीं हुआ उसको रेप बना दें, या गलत कवरेज शुरू कर दें, या मामले को राजनीतिक बना दें। ये सब गलत चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने माता पिता से वो सीखी हूँ, जिसमें वो मेरे फादर कहा करते थे, पंजाबी में कहते थे कि बेटियाँ सबकी होती हैं, तो बेटी किसी एक परिवार की नहीं है, वो पूरे समाज की है, तो उसकी देखभाल, रक्षा, सुरक्षा हम सबका फर्ज बनता है। तो गांव की बेटी गांव की होती है, बेटी एक घर की नहीं होती है। तो मैं
वो पुराने विचारों वाली महिला हूँ। मुझे लगता है कि आज भी, अभी समाज बदल गया, बेटियां भी बदल गई, बेटे भी बदल गए, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ एक कमियां भी रह गई। तो आने वाला समय और अच्छा हो और सब लोग इसी विचार के साथ आगे बढ़ें कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़कियों के तो मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं कि दिल दहल जाए, मगर उसमें कभी धर्म, जाति, राजनीति, ये सब एंगल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और शायद लगता है आप जैसे वुमेन सेंट्रिक इशू को आप लोगों ने उठाया और यहीं से एक सोच बनी होगी पार्टी लेवल पे, जो बाद में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उसको कल्मिनेट किया, उसको कन्वर्ट किया। उसमें मैं आपने क्योंकि बात छेड़ी है जी, तो मैं इसलिए बताना ज़रूर चाहूँगी जी कि कई बार हम लोगों के बारे में एक टाइप कास्टिंग करने का प्रयास होता है जी, वो गलत है जी। और टाइप कास्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इकलौती पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, पता नहीं कितनी 100,000 पार्टियां हैं, लेकिन इकलौती राजनीतिक दल है जिसमें महिला आरक्षण पार्टी के अंदर है। तो हमारी पार्टी के अंदर मंडल जो सबसे बेसिक यूनिट है, मंडल से लेके राष्ट्रीय पार्टी तक में 1/3 पोजीशन जो है वो महिलाओं की है। क्या बात है, वाकई में मतलब तो कोई इस बात को वर्थ प्रेजिंग है। हाँ, मतलब और ये आज से नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा है, बीजेपी के संविधान का हिस्सा है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 महामंत्री हैं तो 1 महामंत्री महिला है। अगर आपके 5 उपाध्यक्ष हैं तो 1 या 2 उपाध्यक्ष महिला हैं। मंत्री है 6 तो उन 6 में से 2 महिला है। ऐसा ये पूरा नीचे से ऊपर तक का स्ट्रक्चर है और महिला मोर्चा अलग है। हाँ, और हर मोर्चे के अंदर भी महिला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस बारे में भी जिक्र होना चाहिए कि आप जो कॉन्स्टेंटली कहते कुछ है करते कुछ है, अपनी पार्टी में करने के लिए तो आपको कोई नियम लागू, आपको अपने घर के अंदर करना है ना, कर डालो, क्यों नहीं करते। सही बात है, चैरिटी बिगिंस एट होम। एब्सोल्युटली। और समाज बदलना है तो पहले अपने स्ट्रक्चर्स तो ठीक करो। मैं अगर मैं सही 100% सही हूँ, क्योंकि आईएनए से और उससे पहले से भी महिलाओं का एक कंट्रीब्यूशन है, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, इन टर्म्स ऑफ इमोशनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कहूँ हिंदी शब्द है कि जिजीविषा, लड़ने की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो महिलाओं ने आगे ट्रांसफ़र की है अपने साथ साथ। हम लोग तो मतलब अब मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाऊंगी, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है उसमें कोई भी पुरुष शक्तिहीन है जब तक कि वो शक्ति की पूजा ना करे। करेक्ट, ठीक है। और शक्ति से संबंधित, ताकत से संबंधित जितने शब्द हैं, आप हिंदी शब्दकोश उठा के देख लीजिए, वो सारे स्त्रीलिंग हैं। शक्ति, रक्षा, सुरक्षा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं जी। तो और ये आपको एक अपना सांस्कृतिक और कल्चरल परिप्रेक्ष्य भी दिखाता है, जिस परिप्रेक्ष्य से हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम बात ही नहीं करते, हम अपनी बुराइयां छाती पीटने का काम करते हैं, लेकिन जो अच्छाई लेकर छाती चौड़ी करने का काम है वो नहीं करते। तो खिलकर अपनी अपनी जो बुराई है उनको समाप्त करते हुए जो अच्छाई है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी। अच्छा मैम, आप और कौन कौन सी कमेटीज़ में हैं वो थोड़ा सा हमें बताएं। मैं तो देखिए, कमेटी पार्लियामेंट में 3 होती हैं जी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, हाउस कमेटी होती है और डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं। तो इन तमाम तरीके की जितनी कमेटीज़ हैं उन सब में मैं काफ़ियों में हूँ। तो जेपीसी तो एक इस वक्त जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चल रही है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, जिसको मैं चेयर करती हूँ। वो सबसे मौजूदा परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत मतलब देश के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत एक फ्यूचर है डिजिटल इंडिया, और उससे जब जुड़ेगा डाटा सिक्योरिटी को लेकर जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों को लेते हुए, फिर जो हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं
उसमें कोपू है, जिसको कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये 55 के आसपास की कमेटी है, ओरिजिनल फाइनेंस कमेटी। हाँ, वहीं से और शुरू फाइनेंस कमिटीज में आज तक कभी किसी महिला को चेयर नहीं मिली है। यू आर द ओनली वन, फर्स्ट वन टू चेयर। मतलब फाइनेंस की जो 3-5 कमिटीज हैं उसमें से एक कोपू चेयर करती हूँ मैं। वो भी पूरी तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का समझिए कि आप ऑडिट तो सीएजी करता है, पर डिप्टी सीएजी जो है वो इसका हिस्सा है, सीएजी इसका हिस्सा है जी। तो वो चेयरिंग का अधिकार है। बहुत बड़ी बात जी। एक्सटर्नल अफेयर्स में हूँ मैं, प्रिविलेज कमेटी है मेरे पास, डिफेंस कमेटी है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। फिर एक हमारी और होती है जनरल पर्पस कमेटी, जिसमें जनरली पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए नई बिल्डिंग बन रही है, उसका क्या नक्शा रहने वाला है, क्या है, वो सारी प्रेजेंटेशन उस कमेटी के आगे होती है। तो ऐसे नहीं, अच्छा है। यहीं से चलते हैं। आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं, आप सांसद भी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इतना सब काम लंबे समय तक आप पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रही, तो अपने और परिवार के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? अभी नहीं निकलता है। असलियत तो है कि नहीं निकलता है जी। लेकिन वही बात है कि 24 घंटे में से 2-4-5 घंटे आप सोते हैं जी। और उससे थोड़ा पहले या छुट्टी या कुछ भी बीच बीच में आप टाइम निकालते हैं, तो फिर यही रहता है कि घर में ही बैठो, बच्चों के पास ही बैठो, और जितना समय एक लालच रहता है कि वहीं रहो, तो वैसे ही समय निकाला जाता है। और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे जब सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन आज मौका मिला है कहने का, दर्द दुखड़ा रोने का, तो मैं रो ही देती हूँ कि फैमिली का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है जी। जब घर की महिला घर से बाहर जाती है ना जी। वो कहना आसान होता है, लेकिन उसमें परिवार का पीछे बहुत बड़ा योगदान, बलिदान, सपोर्ट, सैक्रिफाइस सब कुछ होता है, क्योंकि वो परिवार अपना व्यक्ति खो देता है। और जब वो व्यक्ति खोता है तो कई चीज़ें इश्यूज होते हैं, जो एंकरिंग जो है वो महिला का रहता है, थोड़ा बच्चे हैं, इमोशंस हैं, वो सब चीज़ें, पति है, तो ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, याद रखनी चाहिए कि वो जो चेहरा सामने दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान है। करेक्ट। सेल्फ से सेल्व्स में जाना, स्व से बहुतायत में उसमें जाना, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, जब आपको वक्त मिलता है तो आप क्या करती हैं? मैं कुछ गाना वाना सुनने की शौकीन हूँ। अरे वाह, अच्छा। जी। और मैं पढ़ने की शौकीन हूँ। अच्छा, गाने किसके सुनते हैं आप, किसके पसंद हैं? हिंदी अंग्रेजी दोनों। अच्छा। और क्लासिकल भी। अच्छा। मतलब एक अलग मतलब कहा जाए तो कंट्री म्यूजिक भी, उसमें कई चीजें हैं। कोई ऐसा नहीं, बॉलीवुड में कोई बॉलीवुड का सिंगर, तो कोई आज का तो मेरे को ज्यादा जानकारी उतना नहीं है। मैं जैसे मान लीजिए मेरे को आर.डी. बर्मन पसंद है, मेरे को किशोर कुमार के कुछ गाने पसंद होंगे, कुछ मेरे को तो कुछ किशोर दा का सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। नहीं, देखिए वो मत कहिए। मैं मेरी आपसे जरूर गुजारिश रहेगी कि हमारे नाजरीन को पता लगेगा कि वकील के हृदय में भी, वकील के हार्ट में भी, जो बाई प्रोफेशन लॉयर है, उसके दिल में भी क्रिएटिविटी, म्यूजिक कुछ है। नहीं, पढ़ना लिखने की मैं देखिए वो क्या कहते हैं, मैं हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हम गद वाले लोग हैं, पद वाले नहीं हैं। मतलब हम लोग भाषण वाले लोग हैं, गाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं कुछ आपको, आपने कहा है तो मेरे को, क्योंकि एक एस्पेक्ट है जो शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम, और मुझे लगता है कि आपके जरिए ये बात मैं अपने नाना को याद करना चाहती हूँ। अरे वाह जी। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना पुलिस में थे। अच्छा। और
उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, फारसी, उर्दू जी। और काफ़ी शेर व शायरी, क्योंकि उस टाइम तो लिखाई भी वो सब में हाँ, भी होती थी। उर्दू एक तरह से कोर्ट की भाषा थी। हाँ जी, और फारसी, जी, फारसी जी। तो आप मैंने अपने भी नाना जी के लिए कुछ कुछ याद करके नहीं, कहना उन्होंने, चाह रहे हैं? उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। जी। मैंने थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ना सीखा, अरे मैंने वाह! थोड़ा फारसी सीखी, माशाल्लाह। भूल गई, जी। सब कुछ याद नहीं है जी। कि मेरे को पूरा उसका अलिफ बे पे भी पूरा शायद याद नहीं होगा, जी। लेकिन मैंने वो सीखा। अच्छा। और एक नज़म कहना चाहिए, जी। वो थी, मैं दो जी। चार लाइन बता हाँ, देती हूँ हाँ, आपको। अब मुझे याद भी नहीं कि वो किसकी है, लेकिन क्योंकि याद वही आ रही है तो मैं वही जी। सुना रही जी। हूँ। कल पाँव मेरा कासे, जी। कल पाँव मेरा कासे, सर पर जो जा पड़ा, अरे वाह! यकसर व उस्तखान शकिस्ता से चूर था। कहने लगा कि देख कर चल रहा है बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगरूर था। क्या बात है, जिस क्या सर बात को गरूर आज है, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ए हुब्बे जाहे वालों, ए हुब्बे जाहे वालों, जो आज ताजवर है, कल उसको देखना तुम, ना ताज है ना सर है। क्या बात है, क्या बात है। कितना अगर कहें फिलॉसफिकली आपने चीज़ों को बयां कर दिया और बहुत ही कम शब्दों में, तो मैं समझता हूँ मतलब दिली मुबारकबाद है आपको इस बात की। अच्छा, अब ये इस पे हम चलते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक बेहद मजबूत सरकार है जी। और मुल्क के हित को देखते हुए, मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी पॉलिटिकल माइलेज या किसी भी चीज़ को। तो आप जो फ़िलहाल जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें कोविड से निपटने वाली जो पोजीशन है और भी जो बात है, उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश की जो जनता है उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मजबूत सरकार तभी होती है जब मजबूत जनता हो। जी। और ये जनता बहुत लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको अपने बचपन से बात तक की बातें याद दिलाएं, बहुत समय से इस इंतज़ार में थी कि भाई ये तो बदलना चाहिए, ये तब्दीली तो आनी चाहिए, मगर वो तब्दीली लाने का जज्बा ही नहीं दिख रहा। तो ये जनता की मांग थी कि मजबूत सरकार उसने पैदा की ना। और जब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है जी। और डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जो लोग डिजर्व करते हैं सरकार वही मिलती है, क्योंकि आप चुनते हैं। तो मैं तो सबसे पहले आज के जो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई, इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ और शुक्रिया कि आपने ऐसे लोगों को चुनकर भेजा। तो जिन लोगों को चुनकर भेजा उसका फ़ायदा नुकसान भी आप ही का है। अब फ़ायदा ये है कि इतने समय से लंबे लटके हुए फैसले अटके पड़े हैं, तो अब जो सरकार है वो दमदार है, क्योंकि उतनी संख्या है और उतने लोगों का साथ है, तो वो फैसले कड़े से कड़ा ले सकती है। तो चाहे 55 साल के बाद कुछ ऊंचाइयों पर जाकर बैठने की बात हो जी। एलओसी के ऊपर, तो बैठे हैं। अगर पार करके कुछ करना है तो वो करके दिखाया है। जी। अगर किसानों का मामला इतने लंबे टाइम तक लटका हुआ था और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो अचानक से पलट जाते क्योंकि ये सरकार ले आती है, तो वो भी करके दिखाया। जीएसटी मुझे याद है सारे लोग बात करते थे कि एक ही कर होना चाहिए, एक ही कर होना चाहिए। अब जब आ गया तो फिर देखिए, और उस काउंसिल के तमाम राज्य के जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो खुद उसमें बैठते हैं। तो ये तो जॉइंट फैसला हुआ ना, एक आदमी का तो फैसला नहीं है। नकली नोटों का धंधा चलता था बॉर्डर के उस पार से, तो डिमोनेटाइजेशन जरूरी था, वो भी करके दिखाया। मुश्किल फैसला था, बहुत मुश्किल फैसला, पर हुआ। कोविड के समय पर आप ये सोचिए कि अगर जब वायरस की ताकत बहुत तेज थी, हम लोगों के पास इतने लंबे समय से वेंटिलेटर्स ही नहीं थे। 70 साल के आप वेंटिलेटर्स की संख्या देखिए तो आप
मतलब डूब के मरने का मन करता है। जी। 40,000 45,000, मतलब बताइए इतने बड़े देश के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं है। हाँ, 1 अरब 35 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ के देश के अंदर आपके पास 45,000 वेंटिलेटर है। तो वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास बाकी सुविधाएं नहीं है, आपको पता नहीं है बीमारी से कैसे लड़ना है, तो भाई बचाव ही सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ तक कि फेस कवर्स नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, तो उस समय रोककर वो 3-4 महीने के बीच आप दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट बना देते हैं, आप वेंटिलेटर्स लोकली बना देते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। जब सब लोगों का बुरा हाल हो रहा है तो इस देश के अंदर 130 करोड़ का देश बहुत बड़ी बात होती है जी। खाने की कहीं कमी नहीं आई जी। और फ्री में अनाज बांटने की व्यवस्था की। वो कई राज्यों ने नहीं बांटा, वो अलग विषय है, लेकिन मेजॉरिटी ने ऐसा किया, मेजॉरिटी ने दिया, की पॉलिसी तो ठीक थी। हिंदुस्तानी विदेशों में लटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं, वहां उनको कोई अधिकार नहीं है, तो आप हवाई योजना के तहत उनको उठा के ले आए तुरंत फटाफट अपने यहाँ पे, लॉकडाउन कर दिया। कल्चर मिनिस्ट्री का देखें तो जो सालों से 25 साल 50 साल 70 साल से हमारा चोरी किया हुआ सामान अन्य देशों में पड़ा है, उसको आप वापस ले आए। पुलिसिंग के अंदर आपने बदलाव कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का जो इतना बड़ा मामला था वो आपने वो कर दिया। बेहद अहम फैसला। कोई फैसला ऐसा नहीं है जो अहम ना हो, और ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं मालूम था ये ठीक है। 3 तलाक, मतलब 370 हटा देना, पूरे देश को एक सूत्र में अखंड भारत की जो कॉन्सेप्ट है उसको मूर्त रूप दे देना, बिल्कुल, उसको तो प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंट कर देना। नहीं, हर हिंदुस्तानी जी चाहता था कि 370 हटे जी, ठीक है। कुछ राजनीतिक मंसूबे वाले लोग जो कि देश के कानून को वहां लागू नहीं करते थे। आप सोचिए पंचायती राज हमारे यहाँ तो कब आ गया पूरे देश में, उस राज्य में नहीं लागू हुआ। और उसके कारण जो पंचायत को 10-20 लाख रुपया मिलता है अपना सड़क बनाने के लिए, स्कूल मरम्मत करने के लिए, पानी की हौदी बनाने के लिए, जानवरों का कुछ देखभाल कर, वो पैसा ही नहीं मिल रहा है, वो बेचारे कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो सारा और सबसे 420 मैं कहूँगी कि एमएलए का चुनाव आता है तो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, जब पंचायत का चुनाव आता है तो आतंकवाद बढ़ जाता है जी। हाँ जी, तो पंचायती राज लागू नहीं होगा, विधानसभा चलती रहेगी और संसद में लोग पहुंच के हल्ला बुल्ला करते रहेंगे ताकि अपनी हिस्सेदारी जहां जहां रखनी है वहां रख के जमीन पर जो लोकतंत्र तैयार होना चाहिए या लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो ना पहुंचे जी। औरतों के अधिकारों की बात हो, मतलब हम तो आज बात कर रहे हैं महिला अधिकार की, वो आर्मी में चली जाए, वो पुलिस में चली जाए, वो जो चाहे वो प्राप्त करे, ऐसी और स्पेस में जाए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन महिला को अधिकार नहीं है कि उसका शौहर कौन होगा। अगर उसने अपने राज्य के बाहर शादी कर ली तो वो खुद वहां की नागरिक खत्म, और वो अगर नागरिक खत्म, उसकी नागरिकता खत्म, तो समझिए उसका अपने पिता की संपत्ति के अंदर अधिकार खत्म। मतलब शौहर आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, तो किस महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। एक और मुद्दा आखिरी में आपको याद दिला दूं कि इंडियन पिनल कोड पूरे इंडिया में लागू था और वहां पिनल कोड जो है कुछ और चलता था, जिसको शायद रणबीर पिनल कोड वो हरि सिंह जी के जमाने से था। वो तो चलिए प्रोविजंस कुछ थे, उससे ज्यादा जो बड़ी बात है, जब हम पूरे देश को एक करने की, सामाजिक कुरीतियां खत्म करने की बात करते, एक बहुत बड़ा सेक्शन था वहाँ एसटीज का, खास तौर पे वाल्मीकि समाज का जी, जिनको राजा हरि सिंह के टाइम पर लाया गया 1925 या कुछ के ज़माने में, 28-25 कुछ ऐसे टाइम पर, और वहाँ पे वो वाल्मीकि काम करते थे। हाँ, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था, कोई सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते थे। एससी एसटी के जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं जी, वो लागू नहीं होते थे। और एसटीज के अंदर वहाँ पे बकरवाल है, वहाँ गुजर है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्राइबल वर्ग है, तो वो सबके अधिकारों का हनन था। तो आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं जी? आप तो कुछ लोगों के हाथ में ठेकेदारी व्यवस्था
बना के रख रहे हैं। जी। तो इसलिए मतलब इतना सब कुछ कहने को है। मैं एक लाइन में ख़त्म करना चाहती हूँ, कोई ज़िंदगी का ऐसा ज़रूरियात का काम नहीं है, ऐसा कोई महकमा नहीं है, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसमें काम नहीं किया गया। हर एक के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की दृष्टि से, अभी पानी के ऊपर काम हो रहा है कि हर घर को नल से पानी मिले, तो हर घर को शौचालय मिले। आप मतलब आज सोचने में लगता है अरे शौचालय बन गए, ठीक है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, मुझे आज भी याद है, अल जजीरा ने मेरा इंटरव्यू किया था और मेरा मजाक उड़ाया था कि आप कहते हैं इतने बड़े देश में आप इतना शौचालय बना लेंगे, इतने बड़ी पाइपलाइन कहाँ से डलेगी। तो मैंने उनको समझाया कि ये हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का देश है जी, जिसने उस टाइम पे शौचालय बनाए थे जब तुम नंगे घूमते थे। जी। ये ऐसा ही बोला था मैंने उनको। जी। मैंने कहा तो आप मुझे मेरी ताकत मत बताइए, जब बन जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो आज आपके माध्यम से मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ। तो आप हमारे स्टूडियो में आई और आपकी सोच, आपके काम, आपके जीवन के हमने अलग अलग पहलुओं को अपने नाज़रीन को बताया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर और भाजपा की तेज तरार सांसद मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में आज हमसे बातचीत की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आदाब।